हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएससी अकेडमी। कैसे आप सब लोग? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप रिवीजन खूब अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, तो आज हम आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज हम यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्या? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना। लेकिन याद रहे, ये क्लास वैसे है तो 9th के लिए। ये क्लास किसके लिए है? 9th के लिए है। लेकिन ये चूँकि 9th एक बेस होता है तो 9, 10th, 11, 12 इवन अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सिविक्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस तो भी नहीं बोलेंगे, फिलहाल सिविक्स की बात करें, राजनीति विज्ञान की बात करें, नागरिक शास्त्र की बात करें, या फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्या? संविधान। तो संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारा आता है क्या? जो कि आपके चैप्टर में मेंशन है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने से पहले क्लास 9th के बच्चे स्पेशली ध्यान दें। इसको शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आपके हाथ में टेक्स्ट बुक जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हैं, आप अभी छोटे हैं। तो आपको अगर मैं लेक्चर दे करके समझाऊं, किताब ना उठाऊं, तो आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। इसलिए आपके लिए भी आसानी होगी कि हम उसको किताब लेकर के लाइन टू लाइन पढ़ें और लाइन टू लाइन उसको समझते जाएं, फिर बाद में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। इस तरह से करके हम 9th और 10th की एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपको विषय जो है, विषय वस्तु या जो चैप्टर दिया हुआ है वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेज आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आसान भाषा में समझाना है या स्लो पढ़ाना है या और तेज़ी से पढ़ाना है, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले एक बगल में कॉपी रखिए और एक जो है अपने सामने अपनी किताब रखिए, हाथ में पेंसिल लीजिए, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो आपको अंडरलाइन करते हुए, नोट करते हुए आपको एक नोट्स बनानी है, तभी आप फिर बाद में आप उसको रिवाइज कर लेंगे, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, वो ये है कि मैं तो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा ही रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। फिर क्लास 9th और 10th की जो है जो टेक्स्ट बुक है, जो लिटरेचर है, वो चैप्टर बाय चैप्टर वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, 1 या 2 दिन में आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो 9th और 10th की राजनीति, जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। 9th और 10th की हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। 9th और 10th की अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर आप 11th 12th के हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है या कोई हेडिंग समझ में आ रही है, तो आप हमें उसको कमेंट करके बताइएगा। जो नंबर स्क्रीन पर मूव कर रहा है उस स्क्रीन नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप बताइएगा कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना, मैं फला क्लास का बच्चा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक क्लास दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों का, हमारे जो टीम है उसका ये उद्देश्य है, मेरा ये उद्देश्य स्पेशली है कि एजुकेशन में हम बिल्कुल भी क्लास न देखें। जो भी बच्चा हमसे जो भी चीज़ पूछेगा, मेरे समझ में आएगा तो मैं खुद से नहीं तो मैं इधर उधर से पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। चाहे वो डाउट सेशन रख के बताएं, चाहे अलग से क्लास रख के हम बताएं, लेकिन बताएंगे ज़रूर। ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको क्या समझना है, क्या पूछना है, ये आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। नहीं तो मैं बोलता चला जाऊँगा, पढ़ाता चला जाऊँगा, वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए, बाकी बातें एक तरफ, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है ना। चलिए, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। एक एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के साथ आपको प्रोवाइड हमारे इसी चैनल पर होंगी, एक एक करके होंगी। ठीक है ना। और समय से पहले आपको कोर्स कंप्लीट करके दिया जाएगा। हाँ, जिन भाइयों को, जिन छात्रों को PDF चाहिए होगा, ठीक है ना, जिनको क्विज करना होगा, जिनको इस क्लास से अलग स्पेशल कुछ करना होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल, द यूपीएससी अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जो कि पिन कर दिया जाएगा इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से लॉगिन करके आप वहाँ जा करके एक मैसेज डाल सकते हैं, वो स्पेशल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, चलिए, तो सूचना इतनी ही थी। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान तो कहते हैं, लेकिन इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति।
पार्ट 1 लिखा है कक्षा 9th के राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। ये आपके पास होनी चाहिए, अपने पास खोल करके इसको रख लीजिए और लाइन टू लाइन हम इसको पढ़ते हुए समझते हुए इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा कक्षा 9th, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति, जिस पर लिखा है पार्ट 1। हाई स्कूल में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा पार्ट 2, ठीक है ना। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति, पहले इसको समझ लीजिए ये है क्या, यानी कि एक ऐसी राजनीति, सबसे पहले इसको समझिएगा, एक ऐसी राजनीति, अब सही हुआ, राजानीति हो गई थी, हालांकि वो भी गलत नहीं है, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से गलत है। राजानीति मतलब राजा की नीति, और राजनीति मिलता जुलता उसी से, लेकिन थोड़ा सा हट करके है, ठीक है ना। चलिए, लोकतांत्रिक राजनीति, इसको सबसे पहले समझेंगे। राजनीति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक राज्य हो, ठीक, और उस राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनी हुई हैं, राजनीति, ठीक है ना। कौन कौन सी नीतियां बनी हैं, चाहे तो राज्य की नीति कर लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि उस राज्य के द्वारा चुने गए जो राजा हैं, उस राज्य के जो राजा हैं, जैसे इस समय हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, राजा कौन? आदित्य योगीनाथ जी हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उनकी जो उस राज्य की जो नीति है, उसमें हमें लोकतंत्र को जानना है। आई बात समझ में? यानी कि जो राजनीति है हमारी, जो राजनीति हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, उसमें जो लोकतंत्र की क्या भूमिका है, यहाँ पर इस बुक के माध्यम से हम वो चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, लोकतांत्रिक राजनीति हो गया। अब इसमें हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है। बहुत बेहतर किताब है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको ये शब्द हमेशा मिलेगा। 9, 10, 11, 12, इवन जब कंपटीशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, हर जगह ये चीज़ मिलेगी और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अध्याय हमारा एक है, क्या है? अध्याय यानी कि पार्ट 1। पार्ट 1 क्या लिखा है इसमें? इसमें सीधे सीधे लगा लोकतंत्र क्या लिखा है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्यों, ठीक है ना। ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, और अगर लोकतंत्र ये चीज़ है तो फिर लोकतंत्र क्यों जरूरी है। किसी देश की राजनीति के लिए, किसी देश के राज के लिए लोकतंत्र है क्या, ये हम समझेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और राजनीति में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, लोकतंत्र क्या है, क्योंकि लोकतंत्र से लोकतांत्रिक बना है। तो लोकतंत्र वह होता है दोस्तों, लोक, यहाँ समझिएगा, तंत्र, इसको समझ लेंगे तो समझने में आसानी होगी। ये बना है, किससे बना है? लोक धन तंत्र, ठीक है ना। लोक मतलब क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। तंत्र मतलब क्या होता है? शासन। क्या होता है? शासन, जनता का शासन। यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ गया, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। समझ में आ गया? लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब यहाँ से, अब ये डेमोक्रेसी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये क्या है, लोकतंत्र क्या है, तभी हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, डेमोक्रेसी की बात करें तो ये बना है किससे? डेमोस से। डेमोस, और एक शब्द है कहीं कहीं पर आपको जो है मिलता है क्रेसिड के नाम से, सॉरी क्रेसिया के नाम से, कहीं कहीं पर ये क्रेसिया के नाम से मिलता है और कहीं कहीं पर ये क्रेसी के नाम से मिलता है, सॉरी क्रेटास के नाम से मिलता है। क्या मिलता है? क्रेटास के नाम से।
क्रेटास के नाम से मिलता है। कहीं कहीं पर आपको क्रेसिया मिलेगा, कहीं कहीं पे क्रेटास मिलेगा देखने को। तो डेमोस मतलब होता है क्या, जनता। डेमोस मीन्स क्या होती है, जनता। और क्रेसिया या क्रेटास मीन्स होता है शासन। ठीक है ना, बोलिए समझ में आ रहा है? नोट करते जाइएगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ये आप रहेगा तो बहुत ज़रूरी है इसको जानना। और ये जो शब्द है, ये डेमोक्रेसी, ये डेमोस और क्रेसिया, क्रेटास, ये जो है डेमोक्रेसी शब्द जो है ये बना है डेमोक्रेसिया। ये एक यूनान का शब्द है। कहाँ का शब्द है? यूनान का। ठीक है ना, ये एक यूनान का शब्द है डेमोक्रेसिया, जिसमें से डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अंश होता है शासन। क्रेसिया मतलब क्या होता है? शासन। ये समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में जानना है, इस चैप्टर के बारे में। तो लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोक मतलब होता है, हिंदी में अगर देखें तो जनता, तंत्र मतलब होता है शासन, लोकतंत्र से मिलकर बन गया जनता का शासन। डेमोक्रेसी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है डेमोक्रेसिया से, जो कि एक यूनानी शब्द है, जिसमें से डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है या क्रेटास का मतलब होता है शासन। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, एक चीज़ निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? कि जनता का शासन, जनता का शासन। अब एक चीज़ जो है डेमोक्रेसी से निकल के आ रहा है, क्या? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, क्या निकल के आ रहा है? जनता का शासन। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जाना कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमने जान लिया। ठीक है, अब आते हैं अपने बुक पर। तो हमारे क्लास 9th के डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, आप लोग किताबें खोलिए और आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, लिखा हुआ लोकतंत्र क्या है। तो इसके बारे में लोकतंत्र हमने आपको बता दिया कि लोकतंत्र क्या है। यहाँ से आप अगर आएगा क्वेश्चन लोकतंत्र क्या, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, उसका मतलब क्या निकल कर आता है, ये लिख सकते हैं। अब जो है इसमें आपके बुक में थोड़ा सा चर्चा दिया हुआ कि कुछ स्टूडेंट हैं मैडम से चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चे में वही बताया गया जो मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, डेमोक्रेसी से हुई है। डेमोक्रेसी क्या है? यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया। डेमोक्रेसिया मतलब डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना। डेमोस मतलब होता है जनता और क्रेसिया मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है। एक सरल परिभाषा आप में दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पर देखेंगे। एक सरल डिफिनेशन क्या है, कह रहा है कि आइए उस चर्चा को फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की असमानताओं और समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। कह रहा है कि आइए हम चर्चा करते हैं उन सरकारों पर, यानी जो सरकार रही हैं अब तक, जो चुने गए लोग जनता के द्वारा जो बनाए गए, जो सरकार, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हम लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक हैं, यानी कि हमने जनता के लिए काम किया है। ठीक है ना, उसके बारे में बताते हैं। तो उनके बीच में समानताएं और असमानताएं क्या है? ठीक है ना, जैसे इस तरह समझिए कि 2-3 राज्य हों, वहाँ के मुख्यमंत्री लोग हों और बताते हों अपने अपनी चर्चा, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, एमपी के मुख्यमंत्री हो गए ना, पंजाब के हो गए, दिल्ली के हो गए, ये अपन में अपने आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं क्या, कि हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी कैसे है, हम इस एग्जाम्पल के तहत ये समझेंगे कि उनके शासन में क्या समानता और क्या असमानता है। ठीक है ना, चलिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा, वो मैं एक डिफिनेशन यहाँ से बन करके आती है अब्राहम लिंकन द्वारा, जो बताए थे। क्या बताए थे? चलिए आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। अब्राहम लिंकन वो कहे थे कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, यानी कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है ना, जो क्या बताए थे? डेमोक्रेसी के बारे में बताए थे, लोकतंत्र के बारे में बताए थे। जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये हम बेसिक से जानेंगे, जो हमारे में लिखा हुआ एक सरल परिभाषा। तो कह रहा है सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, यानी कि जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी उनकी पहचान के लिए एक छोटा सा बहुत सरल पैमाना था। उस पैमाने पर हम ये अनुमान लगा सकते थे कि वहाँ डेमोक्रेसी थी या नहीं थी। वो क्या था?
वो था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या था? लोकतंत्र इसमें छोटा सा लिखा हुआ है, शासन का ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो हम आपको बताए थे उसके बेस पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक पैमाना था। क्या था पैमाना? कि एक ऐसा शासन का एक ऐसा रूप जहां पर शासकों का चुनाव वहां के लोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यही तो हमने बोला ना, जनता का शासन, यही निकल के आया था। लेकिन कह रहा है कि यह एक उपयोगी शुरुआत थी, यानी एक ऐसा पैमाना था, शुरुआत थी ये पहचानने की कि यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है या नहीं है। कह रहा है यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ये छोटी सी परिभाषा ये हमें बिल्कुल बता देती है कि आपके यहाँ लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है। देखिए, बार बार इस पूरे बुक में हम पढ़ेंगे, बार बार लोकतंत्र शब्द आएगा, बार बार। इसीलिए मैंने लोकतंत्र को सबसे पहले आपके सामने डिफाइन कर दिया है कि लोकतंत्र क्या होता है। बस लोकतंत्र जनता का शासन, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, लोकतंत्र है जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे होगा, यहाँ समझिए। आप कहेंगे सर जनता शासन कर रही है, नहीं, जनता शासन नहीं करती है। रियलिटी ये है कि जनता द्वारा जो शासक होते हैं, जो सरकार होते हैं, उस राज्य के जो शासक होते हैं उन्हीं को शासक बोला जाता है। जैसे कि हम अगर राज्य की बात करें तो यहाँ के शासक कौन है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। अगर हम देश की बात करें तो देश के जो है सरकार जो शासक हैं वो कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनको जो है अगर डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, समझ में आ रहा है? किसके द्वारा? जनता द्वारा। जनता ने उन्हें चुन करके वहाँ भेजा है, वो होता है हमारा लोकतंत्र। तो जनता ने जिनको बैठाया है वही हम प्रशासन कर रहे हैं, तो ये जनता का शासन हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि जनता ने जिनको चुना है, जिनको वहाँ बैठाया है, वही हम पर शासन कर रहे हैं, वही हमारी सरकार है। और जनता चाहे तो उनको उस सरकार से गिरा सकती है, उनकी सरकार, उनकी पावर, उनकी सत्ता, उनकी शासन उससे छीन सकती है। डेट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र ये हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये जो छोटी सी परिभाषा थी जिसके अनुसार हम ये समझ सकते थे कि सामने वाला विदेश लोकतंत्रात्मक है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ कि म्यांमार के सैनिक शासकों, आप नोट देखते जाइएगा, लाइन टू लाइन में पढ़ा रहा हूँ। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। क्या कह रहा है कि अब एग्जाम्पल दे रहा है कि म्यांमार का जो शासन था उसको जनता ने नहीं चुना था, इसका मतलब वहाँ लोकतंत्र नहीं रहा। यही निकला ना। क्यों? क्योंकि जनता उनको चुनती है तो वो लोकतंत्र होता है। तो कह रहा है म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, यानी जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, जो सेना के अधिकारी थे, वही वहाँ के क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। तो बताइए आप लोग, क्या यहाँ लोकतंत्र है? बोलिए, लोकतंत्र यहाँ पर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का सेना पर शासन था वही हमारे क्या बन गए थे? शासक बन गए थे, ना कि जनता द्वारा चुने गए थे। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं थी। यानी जो शासक चुने गए थे उनमें किसी की कोई भागीदारी नहीं थी, कोई चुनाव ही नहीं हुआ, तो उनको पता ही नहीं था। ठीक है ना। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे यानी जिनको चिले कहा जाता था, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते थे। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जो बिना किसी के चुने द्वारा अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उनको तानाशाह बोला जाता है। अपनी मनमानी करते हैं, उनके अनुसार जो है चीज़ें ना चले तो फिर सामने वाले को दंड देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को, अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपते हैं, अपने शासन को ज़बरदस्ती थोपते हैं, उसको क्या कहते हैं? तानाशाह कहते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। यही बात राजशाहियों, बड़े बड़े जो राजा होते थे वो क्या करते थे? वो बगल वाले राज्य पर आक्रमण करते थे, उन पर कब्जा कर लेते थे, उनकी चीज़ों को हड़प लेते थे और राजा को बंदी बना लेते थे। यही चीज़ उन पर भी लागू होती थी। ठीक है ना। सऊदी अरब का उदाहरण देके कह रहा है, सऊदी अरब के शाह, जो सऊदी अरब के शाह होते थे, लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया गया। उन्होंने यह हक पाया है।
अब देखिए सऊदी अरब को उदाहरण देते हुए, जो सऊदी अरब के जो शाह हैं, सऊदी अरब के जो शाह हैं वह जनता द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि उनके परिवार में जो जन्म लेता है वही जो है आगे का राजा बनता है। जैसे आपने देखा होगा राजाओं में क्या होता है कि राजकुमार चुने जाते हैं, उनके बड़े बेटे को जो है क्या अगला राजा घोषित किया जाता है। अगर बड़ा काबिल ना हो, मंदबुद्धि हो, ठीक है ना, तो विकलांग हो, तो क्या करते हैं उसके दूसरे बेटे को जो है जो काबिल हो, जो योग्य हो वो बने। यानी कि आप ये समझिए कि जो राजा का चुनाव होता था, शासक का चुनाव होता था, वो जनता द्वारा चुन करके नहीं होता था। जिस राजा के परिवार का ही बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, चुन करके नहीं बनता था। समझ में आ रहा ना? चलिए लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। ये जो छोटी सी परिभाषा है यह पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। इससे क्या समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। अगर इसका हमने प्रयोग बिना सोचे समझे कर लिया तो हमें उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। किनको? जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जो चुनाव करवाती हैं, अगर हम उन सरकारों की बात करें, सिर्फ चुनाव ही करवाती हैं, तो हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? कह रहा है कि जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी समझें और लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषता को जानें। समझ में आ रहा है ना? यानी कि क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषता को जानना होगा। हम इसके बेस पे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? चलिए मैं समझा दे रहा हूँ, शायद आगे मिले। कि जैसे मान लीजिए ये जनता है, ये क्या है? ये हमारी जनता है, ठीक है ना। अब ये जो है चुन करके, मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र हैं, ये हमारा स्टेट है तो ये अलग अलग ज़िला हो गए, ठीक है ना, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इनको चूज करके ये क्या करिए, अपने 5 मतलब अलग अलग एक एक जगह से एक एक नेता जाएंगे ना, तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए ये हमारे 7 नेता आ गए चुन करके, ठीक है ना। हमने तो इनको चुना है, लेकिन ये अपने मनमानी करके किसको चुन लिए? किसी एक को चुन लिए। किसी एक को क्या कर लिए? चुन लिए, ठीक है ना। ये हो गए हमारे कौन? हमारे शासक हो गए, नेता हो गए। कौन हो गए? नेता, ठीक है ना। ये हमारे नेता हो गए। तो बताइए क्या इन्होंने इनको डायरेक्ट चुना है? नहीं चुना है, ये इनको चुने हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है तब इन लोगों ने इनको चुना है। समझ में आ रहा है ना? यानी इन लोगों ने, हमारी जनता इनको चुनी है और ये फिर इसको चुने हैं। ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है। समझ में आ रहा? अगर ये इनको चुनते तो ये हमारा लोकतंत्र सीधे सीधे हो जाता। कहा गया ना कि इसके बेस पे अगर हम ये माने लोकतंत्र है तो लोकतंत्र नहीं है। सिर्फ चुनाव के बेस पे लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चुनाव तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन क्या हम डायरेक्ट चुन रहे हैं? नहीं चुन रहे हैं। हम पहले अपने किसी एक नेता को चुनते हैं, फिर वो नेता मिल करके जो है किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है। यानी कि अपने शासक को, अपने देश के, अपने राज्य के शासक को चुनता है। तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं। आई बात समझ में? इसलिए इसके बेस पे हम इसको नहीं कह सकते। तो फिर किसको कहेंगे? तो उसको कहने के लिए, लोकतंत्रात्मक राज्य कहने के लिए, लोकतंत्रात्मक देश कहने के लिए हमें लोकतंत्र की विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी होगा। किसको जानना जरूरी होगा? लोकतंत्र की विशेषताओं को। समझ में आ रहा है ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर क्लास समझ में आई होगी दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं लेकर के हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।